एक बार फिर से आपका एग्जाम में स्वागत है। ये पार्ट 4 वीडियो है एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सीरीज का एएफओ मेंस के लिए। ये क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं एएफओ फेज 2 एग्जाम के लिए। चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज़, अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं एएफओ एग्जाम में, आप IBPS एएफओ ऑनलाइन कोर्स के लिए जा सकते हैं, जो कि ग्रेडअप और एग्जाम ने मिलकर बनाया है। और इस कोर्स में आपको मिलेंगे more than 250 video lessons, live sessions, 27 mock test for pre, 32 mock test for mains, रिव्यू मिलेंगे आपको कुरुक्षेत्र मैगजीन के, और रीसेंट डाटा और करंट अफेयर्स के ऊपर आपको वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स मिलेंगे। सारे डिपार्टमेंट्स के एनुअल रिपोर्ट्स, IFSR, नीति आयोग, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, नाबार्ड एक्सेट्रा डिपार्टमेंटल साइट से आपको इनकी रिसेंट एनुअल रिपोर्ट्स मिल जाएंगी और PDFs मिल जाएंगे और PIB रिलेटेड इन्फॉर्मेशन बहुत सारा। अगर आप अपना सिलेक्शन इंश्योर करना चाहते हैं तो आप इस कोर्स के लिए जा सकते हैं, और इस कोर्स का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने का ऑब्जेक्टिव ये है कि हर क्वेश्चन को हम इन डिटेल डिस्कस करें, सो दैट कि उसके आंसर के साथ में आपके 3-4 क्वेश्चंस और बन जाए। जरूरी नहीं है कि क्वेश्चन सेम यही पूछा जाए, हो सकता है एग्जाम में कुछ रिलेटेड क्वेश्चन कुछ और हो, लेकिन अगर हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे तो आपको एक आइडिया आ जाएगा इन टोटल की ये प्रोसेस पूरी क्या है, और फिर आप उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन का आंसर एग्जाम में कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस। तो क्वेश्चन ये है कि इनमें से कौन सा एक फंडामेंटल सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं है। तो हमारे पास यहाँ पे 4 प्रोसेस हैं, इनको समझ लेते हैं एक एक करके। पहला प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन। ह्यूमिफिकेशन का मतलब है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर लीडिंग टू फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। मीन्स ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होगा और इससे क्या बनेगी, ह्यूमस। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे ह्यूमिफिकेशन, ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन होना और ह्यूमस का बनना। और ये जो प्रोसेस है ह्यूमिफिकेशन, ये नेचुरल भी हो सकता है और आर्टिफिशियल भी हो सकता है। नेचुरल तो वो होगा जो नेचर में अपने आप होगा, और आर्टिफिशियल होगा, आर्टिफिशियल ह्यूमिफिकेशन हो सकता है कंपोस्टिंग, क्योंकि कंपोस्टिंग हम खुद करते हैं। कंपोस्टिंग एक आर्टिफिशियल ह्यूमिफिकेशन का मेथड हो सकता है। डिकम्पोजिशन ऑफ सॉइल पार्टिकल्स इन द लोअर लेयर्स। मीन्स होता क्या, जो ऊपर की लेयर्स की सॉइल होती है, जब पानी लीच होता है, लीचिंग और परकोलेशन के साथ में, लीचिंग होगी या परकोलेशन होगा, ऊपर की लेयर्स की जो सॉइल है वो बह के नीचे की लेयर्स में जब जमा हो जाती है तो इसे बोलते हैं हम इल्यूवेशन। मीन्स ऊपर की जो लेयर्स हैं सॉइल ओरिजिन्स की, उनके पार्टिकल्स का मूव करके, पानी के साथ मूव करके नीचे की लेयर्स में इकट्ठा हो जाना, इसको हम इल्यूवेशन कहते हैं। हॉरिजोनेशन। हॉरिजोनेशन को आपको नाम से ही कुछ कुछ आइडिया आ रहा होगा, हॉरिजन्स का बनना, हॉरिजोनेशन। सॉइल में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ये हॉरिजन्स होती है, इनके बनने के प्रोसेस को हम बोलते हैं हॉरिजोनेशन। इनकी जो नेमिंग होती है लेयर्स की, वो कुछ इस तरह से होती है, O A E, देन B, देन C, देन R। इन लेयर्स का बनना, इन हॉरिजन्स का बनना, फॉर्मेशन ऑफ दिस हॉरिजन्स इज नोन एज हॉरिजोनेशन। अब बचा हमारा पॉडजोलाइजेशन। ये पॉडजोलाइजेशन कुछ अलग सा नाम है, चलिए समझ लेते हैं कि पॉडजोलाइजेशन होता क्या है। पॉडजोलाइजेशन जो प्रोसेस है, ये लीचिंग आउट और मूवमेंट ऑफ ह्यूमस फ्रॉम अपर लेयर ऑफ सॉइल टू लोअर लेयर ऑफ सॉइल, तो इसे पॉडजोलाइजेशन कहते हैं। और जो ये पॉडजोलाइजेशन है, ये फंडामेंटल सॉइल फॉर्मेशन प्रोसेस नहीं है, ये जस्ट अ प्रोसेस है। ये जो बाकी 3 प्रोसेस है, ये हेल्प करते हैं सॉइल के बनने में, और जो पॉडजोलाइजेशन है, ये जस्ट अ प्रोसेस है, इसका सॉइल फॉर्मेशन में कोई ऐसा योगदान नहीं है। ये था सॉइल फॉर्मेशन। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रिएंट इज लीस्ट मोबाइल इन प्लांट्स। मोबिलिटी जो होती है न्यूट्रिएंट्स की, मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट्स जो होती है, वो 2 जगह देखी जाती है। एक तो होती है इन प्लांट्स, प्लांट्स में न्यूट्रिएंट्स की मोबिलिटी क्या है, और दूसरी होती है इन सॉइल। यहां पर हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है मोबिलिटी ऑफ न्यूट्रिएंट इन प्लांट्स। आपको कंफ्यूज नहीं करना है प्लांट्स और सॉइल के बीच में, क्वेश्चन में क्या पूछा गया पहले ये देखेंगे। मोबिलिटी को 4 पार्ट्स में क्लासिफाई करते हैं। कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं इमोबाइल, जो कि बिल्कुल भी मूव नहीं करते विद इन प्लांट सिस्टम। देन होते हैं लेस मोबाइल, जो थोड़ा बहुत मूव करते हैं प्लांट सिस्टम में। देन होंगे मॉडरेटली मोबाइल, जो लेस मोबाइल से थोड़े ज्यादा मूव करेंगे। देन चौथे नंबर पर आते हैं हाईली मोबाइल,
जो कि बहुत तेजी से और पूरी प्लांट बॉडी में मूव करते हैं। इमोबाइल कौन कौन से होते हैं, ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है, आप इनको नोट कर लीजिए। कैल्शियम एंड बोरॉन। सो इमोबाइल कैल्शियम एंड बोरॉन बहुत इंपॉर्टेंट है। कैल्शियम और बोरॉन जो होते हैं इमोबाइल एलिमेंट्स इन प्लांट्स होते हैं, ये प्लांट्स के टॉप पार्ट में पाए जाते हैं, टॉप लीव्स में, और ये इधर उधर ज्यादा मूव नहीं करते, नीचे नहीं जाते। देन लेस मोबाइल एलिमेंट्स में आते हैं सल्फर, आयरन, कॉपर, मैग्नीज, मोलिबेडनम एंड क्लोरीन। सो ये हो गया लेस मोबाइल। देन मॉडरेटली मोबाइल होता है जिंक, एंड हाईली मोबाइल जो है ये NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस एंड पोटेशियम, ये हो गया हाईली मोबाइल। सो सिंपली दो पार्ट्स में बांट लेते हैं, या दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, पहला इमोबाइल और दूसरा हाईली मोबाइल। सो आप इन पर तो फोकस करके चलेंगे। NPK हो गया हाईली मोबाइल, कैल्शियम बोरॉन हो गए इमोबाइल, और बाकी सब लेस मोबाइल में आ जाएंगे, बाकी उतने ज्यादा नहीं पूछे जाते। तो अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्यूरिंग इज एन एसेंशियल ड्राइंग ऑपरेशन यूज इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स। सो बोल रहे क्यूरिंग जो होता है वो इनमें से किस क्रॉप में यूज होती है क्यूरिंग, और क्यूरिंग होती क्या है पहले ये जान लेते हैं। सो क्यूरिंग को आप सिंपल भाषा में समझ लीजिए कि जो तंबाकू की पत्तियां होती हैं वो हरे रंग की होती हैं, और उससे जो आपका एंड फॉर्म तंबाकू होता है जो कि यूज किया जाता है बीड़ी में, सिगरेट में, हुक्के में, जैसे भी यूज करते हैं, उस तंबाकू का बनना मींस लीव्स से जो फाइनल यूज तंबाकू है उसका बनना, उसे क्यूरिंग कहते हैं। सो इस प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है ड्राइंग, और इस ड्राइंग का जो प्रोसेस, सुखाने का जो प्रोसेस, उन पत्तियों को सुखा के टोबैको बनाने का, इसको ही हम क्यूरिंग कहते हैं। सो ये सुखाने का जो प्रोसेस है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, या इसकी जो वो एक्स फैक्टर इसके अंदर ये होना चाहिए कि जब इसको हम लीव्स को सुखा रहे हैं तो उसका टेस्ट, उसकी एरोमा और उसका जो फ्लेवर है वो खो ना जाए। मींस टेस्ट, एरोमा, फ्लेवर, उसका जो स्वाद है, उसकी जो खुशबू है, उसकी जो महक है, वो उसके अंदर बची रहनी चाहिए और वो फाइनल टोबैको में आनी चाहिए। तो बिना इन सब चीजों को लॉस करे हुए उसे कैसे सुखाया जाए, ये प्रोसेस है क्यूरिंग। और ये क्यूरिंग जो है ये अलग अलग 3-4 प्रकार से होती है, एक एक करके हम इनको देख लेते हैं। एक होती है सन क्यूरिंग, पहले चारों को नेम कर लेते हैं, 4 तरह की होती है। देन होती है रैक क्यूरिंग, देन होती है फ्लू क्यूरिंग, और फिर चौथी होती है पिट क्यूरिंग। टोबैको तो सेम ही होता है, लेकिन ये टाइप ऑफ क्यूरिंग है जो डिसाइड करती है कि वो कितनी अच्छी क्वालिटी का टोबैको होगा। जितनी अच्छी तरह से क्यूरिंग होगी या जितनी अच्छी क्यूरिंग की प्रोसेस होगी, उतना अच्छा टोबैको हमारा निकल के आएगा और वो उतना महंगा बिकेगा, उतनी प्रीमियम चीजों में वो यूज होगा। सो इन्हें स्टेप बाय स्टेप चारों जो प्रोसेस है, सन क्यूरिंग, रैक क्यूरिंग, फ्लू क्यूरिंग, पिट क्यूरिंग, इनको थोड़ा सा समझ लेंगे यहाँ पे। सो पहला था हमारा सन क्यूरिंग। सन क्यूरिंग जो है सबसे ज्यादा यूज होता है इंडिया में, मोस्ट कॉमन मेथड है, मोस्ट कॉमन मेथड इन इंडिया। और मोस्ट कॉमन क्यों है? क्योंकि सिंपल है, आपने पत्तियां हार्वेस्ट करी और उनको सीधे सीधे सनलाइट में सुखा दिया, और क्योंकि ये सस्ता भी होता है, इसमें ये होता है सस्ती चीजों में यूज होता है। सस्ता टोबैको जैसे बीड़ी टोबैको, चबाने वाला टोबैको, तो इस तरह के सस्ते हुक्का, तो सस्ते टोबैको वाली चीजों में ये यूज होता है। और इसमें दिक्कत ये होती है कि इसमें अरोमा और जो उसका फ्लेवर है वो थोड़ा सा लॉस हो जाता है। उतना सक्सेसफुल तरीका ये नहीं है, लेकिन क्योंकि ये सस्ता है तो इसे यूज कर लिया जाता है। तो इसमें सिंपली जो लोअर लीव्स होती हैं प्लांट की, वो हार्वेस्ट कर लेते हैं, उसे धूप में सुखा देते हैं, और बाद में पहले क्या करते हैं कि जैसे टोबैको को जो प्लांट होता है उसकी इस तरह की लीव्स होती हैं नीचे से, उसके पहले लोअर लीव्स को हार्वेस्ट करते हैं और सुखाते हैं, सन क्यूरिंग करते हैं। कुछ दिन के बाद जो बचा हुआ प्लांट होता है उसको भी पूरा का पूरा हार्वेस्ट कर लेते हैं और उसको भी सुखा के उसका भी टोबैको बना लेते हैं। तो ये थी सन क्यूरिंग। देन अगली प्रोसेस पे आते हैं रैक क्यूरिंग। सो ये सन क्यूरिंग जो थी इसका ड्यूरेशन होता है 3 to 7 days। देन रैक क्यूरिंग पे आते हैं। रैक क्यूरिंग से आप समझ गए होंगे, रैक्स में होती है, बैम्बू के रैक्स होते हैं, बैम्बू की शेल्फ जैसी होती है, रैक होते हैं। तो आप पूरा का पूरा प्लांट हार्वेस्ट करते हैं, प्लांट को हार्वेस्ट करते हैं और उसको हैंग कर देते हैं। प्लांट को हार्वेस्ट करने के बाद उसको टांग देते हैं बैम्बू के रैक्स में, और उसको फिर छोड़ दिया जाता है ऐसे 4 से 6 हफ्तों के लिए, और इसमें वो जो सूखता है और उसके बाद उसका फ्लेवर रिटेन रहता है। तो ऐसे रैक क्यूरिंग होती है। और ये रैक क्यूरिंग यूज होती है, थोड़ी सन क्यूरिंग से थोड़ी बेटर होती है, और यूज होती है सिगार टोबैको, बीड़ी टोबैको, स्नफ टोबैको वगैरह में। देन तीसरे में आता है फ्लू क्यूरिंग। सो फ्लू क्यूरिंग जो है इनमें सबसे प्रीमियम है,
ये अच्छी सिगरेट्स में, सिगार वगैरह में यूज होती है। और फ्लू क्यूरिंग क्या है, ये इसको पहले लिख लेते हैं, हाई ग्रेड टोबैको में यूज होती है, हाई ग्रेड सिगरेट टाइप टोबैको। तो इसमें सबसे जो सक्सेसफुल प्रोसेस है, सबसे अच्छी प्रोसेस जो है, जिसमें सबसे ज्यादा इसका फ्लेवर वगैरह रिटेन रहता है, वो है फ्लू क्यूरिंग। तो हाई ग्रेड टोबैको में ये यूज होती है और इसमें आर्टिफिशियल हीट देते हैं, अंडर आर्टिफिशियल हीट। और ये आर्टिफिशियली बड़े बड़े भट्टियों में करी जाती है, आप ऐसे समझ सकते हैं उसको। देन हमारी चौथी प्रोसेस आ जाती है पिट क्यूरिंग। सो आप नाम से ही समझ जाएंगे, पिट क्यूरिंग, पिट मतलब गड्ढा। सो ये गड्ढों में करी जाती है और ये सिर्फ यूज होती है च्यूइंग एंड हुक्का टोबैको के लिए। इसमें क्या होता है, गड्ढे बनाए जाते हैं, गड्ढों का साइज क्या होता है 90 इंटू 90 इंटू 90 सेंटीमीटर, और उसमें टोबैको लीव्स को छोड़ दिया जाता है 1 से 2 हफ्तों के लिए। सो ये पिट क्यूरिंग चौथी प्रोसेस है। सो आप समझ गए, सन क्यूरिंग मतलब जिसमें सन में सुखाया जाता है, रैक क्यूरिंग जिसमें बैम्बू के रैक्स में सुखाया जाता है, फ्लू क्यूरिंग सबसे प्रीमियम प्रोसेस है और ये आर्टिफिशियल होती है, अवंस में या भट्टियों में इसमें सुखाया जाता है या उससे प्रोसेस करी जाती है। देन पिट क्यूरिंग आ जाती है चौथी प्रोसेस, जो कि पिट्स में होती है 90 साइज के। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो इसमें कि ब्राउन हार्ट है, ये किसकी डेफिशिएंसी से होता है टर्निप में। सो सबसे पहले आंसर ही जान लेते हैं, इसका आंसर है बोरॉन। इसकी कमी से हमारा ब्राउन हार्ट होता है टर्निप में। और ऐसे ही 2-4, जब फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर की बात हो ही रही है तो आपको बता दो, डिसऑर्डर और डिजीज में जो मेन डिफरेंस होता है, जो भी कोई प्रॉब्लम प्लांट में आएगी किसी न्यूट्रिएंट की कमी से या फिर किसी एनवायरमेंट फैक्टर से, वो होगा डिसऑर्डर। और जो किसी फंगस से या वायरस से या कोई बीमारी आएगी, बीमारी होगी सिंपली डिजीज। तो हमारे पास यहाँ पे डिसऑर्डर की बात करिए, जो बोरोन की डेफिशिएंसी होता है डिसऑर्डर टर्निप में, वो है ब्राउन हार्ट। ऐसे हम 3-4 डिसऑर्डर और डिस्कस कर लेते हैं। सो एक डिसऑर्डर होता है हॉलो स्टेम इन कॉलीफ्लावर। सो ये 3-4 जो हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और इस पूरे वीडियो में हर क्वेश्चन को इन डिटेल डिस्कस करने का हमारा मकसद ही यह है कि आपको हर क्वेश्चन के साथ में 3-4 क्वेश्चन बन जाएं और एग्जाम में जो भी जिस भी तरह से क्वेश्चन पूछा जाए आप उसको आंसर कर पाएं। सो जो हॉलो हार्ट इन कॉलीफ्लावर है, ये होता है नाइट्रोजन टॉक्सिसिटी की वजह से, मतलब ज्यादा नाइट्रोजन देने की वजह से कॉलीफ्लावर में हमारे हॉलो हार्ट्स बन जाते हैं। देन विपटेल इन कॉलीफ्लावर, ये होता है लेस मोलिबेडनम की वजह से, मतलब मोलिबेडनम डेफिशिएंसी की वजह से। देन क्रैकिंग ऑफ फ्रूट्स, आपको याद रखना है जब भी कहीं किसी भी फ्रूट में क्रैकिंग की प्रॉब्लम होगी तो उसका अगर कोई रेस्पॉन्सिबल मिनरल होगा, रेस्पॉन्सिबल एलिमेंट होगा उसकी कमी के लिए, तो वो बोरॉन ही होगा। बोरॉन की कमी से क्रैकिंग हो जाती है फ्रूट्स की। देन BER, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत, BER ऑफ टोमेटो, ब्लॉसम एंड रॉट ऑफ टोमेटो, ये होता है कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से। सो ये 3-4 इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर जो एग्जाम में आपके काम आ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन ग्रीन वाज लॉन्च टू चेक द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ विच क्रॉप। सो ये ऑपरेशन ग्रीन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार ये नाबार्ड के मेंस एग्जाम में भी पूछा गया था, नाबार्ड फेज 2 एग्जाम में भी पूछा गया था। ऑपरेशन ग्रीन को इन सिंपल समझ लीजिए, ऑपरेशन ग्रीन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च करा था बजट ऑफ 2018-19 में। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 500 करोड़ रुपए का एलोकेशन करा था। और जो इसका मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि फार्मर की इनकम डबल करनी है। लेकिन ऑपरेशन ग्रीन है कि हमारे क्या होता है, टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो, इन तीनों क्रॉप्स में क्या होता है, आलू, टमाटर और प्याज के केस में क्या होता है, बाजार में कभी इनकी कीमत बहुत ज्यादा हो जाती है और कभी बहुत कम हो जाती है। सो इन दोनों केस में किसानों को होता है नुकसान बहुत ज्यादा। सो इस नुकसान को बचाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च करा, जिसका जो ऑब्जेक्टिव है वो है टू लिमिट द फ्लक्चुएशन इन प्राइसेस ऑफ टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। सो टोमेटो, ऑनियन और पोटैटो के प्राइस जब भी फ्लक्चुएट करेंगे तो इसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट मेजर्स करेगी, चाहे वो प्रोसेसिंग करे, चाहे वो कोल्ड स्टोरेज बनाए, चाहे वो रेगुलेट करे प्राइजेस को, अपने पास प्रोक्योर करे, या फिर लोगों जो जमाखोर होते हैं उनसे छुड़ाए और मार्केट में लेके आए इन चीजों को। सो इसके लिए जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रयास करेगी, टमाटर, प्याज और आलू की प्राइस की, इसकी जो कीमतों में फ्लक्चुएशन होता है उसको बचाने के लिए उसे ऑपरेशन ग्रीन के अंडर आते हैं। और ये इसी साल 2018-19 के बजट में इसको लॉन्च किया गया था। तो इसको हम इन सिंपल टॉप बोलते हैं, TOP, टॉप मतलब टोमेटो, ऑनियन, पोटैटो। तो इन 3 क्रॉप्स के लिए ये होता है। सो क्वेश्चन यहाँ पर था, ऑपरेशन ग्रीन वाज लॉन्च टू चेक द प्राइस वोलेटिलिटी ऑफ विच क्रॉप।
सो ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च हुआ था, प्राइस वोलेटिलिटी, इसका आंसर हो गया ऑल ऑफ दीज, टोमेटो, अनियन, पोटैटो, इन तीनों के लिए। देन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। विच टाइप ऑफ सॉइल इज बेस्ट सूटेड फॉर कॉटन कल्टिवेशन? सो कॉटन कल्टिवेशन के लिए बेस्ट जो सूटेड सॉइल्स होती हैं वो होती है ब्लैक सॉइल। ये जो ब्लैक सॉइल होती है इसके बारे में थोड़ा और जान लेंगे हम। ब्लैक सॉइल को रेगुर सॉइल भी बोलते हैं। और ये रेगुर सॉइल क्यों बोलते हैं ये भी जानने वाली बात है। रेगुर का मतलब होता है कॉटन। सो ब्लैक सॉइल में क्योंकि मेजरली कॉटन ही उगाया जाता है इसलिए इसे रेगुर सॉइल कहते हैं या फिर कॉटन सॉइल कहते हैं। ब्लैक सॉइल की खासियत क्या है, इसमें है हाई वाटर होल्डिंग कैपेसिटी। ये बहुत सारा पानी रिटेन कर सकती है। इसके अंदर एक मिनरल पाया जाता है ज्यादा मात्रा में, उसे बोलते हैं मोंट मोरिनोलाइट। और एक दो बातें और जान लेते हैं ब्लैक सॉइल के बारे में। ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन, मतलब ब्लैक सॉइल्स में कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, ये होता है आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और लाइम। सो ये भर भर के पाए जाते हैं ब्लैक सॉइल में, बहुत सारा मात्रा में होती है। रिच इन, ब्लैक सॉइल्स आर रिच इन आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, एल्यूमिनियम, लाइम। एंड डेफिशिएंट इन, सो ब्लैक सॉइल्स में किन किन चीजों की कमी होती है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड ऑर्गेनिक मैटर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है। और इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ब्लैक सॉइल्स आर डेफिशिएंट इन, और नीचे आपको 5 ऑप्शन मिल जाएंगे। तो आपको याद रखना नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ऑर्गेनिक मैटर की कमी होती है ब्लैक सॉइल्स में। आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। ICAR CIFT इज लोकेटेड इन और लोकेटेड एट। सो CIFT है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी कहां पर है ये देखना है हमको। ये है हमारा पहले राइट आंसर, आपको बताता हूँ, कोच्चि केरला। तो कोच्चि केरला में हो गया ICAR CIFT। देन ये जो 3-4 जगह हैं ये भी मैंने ऑप्शंस ऐसे ही लिए हैं, यहाँ पर भी कोई ना कोई इंस्टीट्यूट है फिशरीज से रिलेटेड, उनको भी डिस्कस कर लेते हैं। आपको एक चीज याद रखनी है कि आपके एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन ऐसा आएगा ही, या 2-3 क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं जो फिशरीज से रिलेटेड होंगे। सो इस क्वेश्चन में आपके फिशरीज से रिलेटेड 4-5 क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। सो कोच्चि केरला में है ICAR सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। देन बैरकपुर वेस्ट बंगाल। सो बैरकपुर वेस्ट बंगाल में क्या है, यहां पर है ICAR CIFRI सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। सो ICAR सेंट्रल इनलैंड फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट सिफरिया CIFRI ये है बैरकपुर वेस्ट बंगाल में। देन मुंबई महाराष्ट्र में। सो मुंबई में फिशरीज एजुकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है। टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट मिल गया आपको केरला में, इनलैंड वाला मिल गया बैरकपुर वेस्ट बंगाल में, मुंबई में है एजुकेशन वाला। सो मुंबई में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूट है जिसे बोलते हैं CIFE। ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। इसको मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप दिमाग में रखेंगे या अपने आप अभी नोट कर लीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन मुंबई महाराष्ट्र में है। देन लखनऊ उत्तर प्रदेश। लखनऊ उत्तर प्रदेश में बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछा जा सकता है। इसमें है NBFGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ फिशरीज जेनेटिक रिसोर्सेज। NBPGR आपको पता है दिल्ली में है, प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज। NBAGR एनिमल जेनेटिक रिसोर्सेज है करनाल में, और NBFGR फिशरीज जेनेटिक रिसोर्सेज आपका हो गया लखनऊ उत्तर प्रदेश में। देन भीमताल उत्तराखंड। अब इसको याद सकते हैं, भीमताल उत्तराखंड में जो है ये ठंडी जगह है, तो यहां पर क्या है, डायरेक्टरेट ऑफ कोल्ड वाटर फिशरीज। सो अब जब आपसे पूछा जाएगा कि कोल्ड वाटर वाला कहां है, तो आपके दिमाग में आएगा भीमताल उत्तराखंड। सो उत्तराखंड भीमताल क्योंकि ठंडी जगह है तो यहाँ कोल्ड वाटर फिशरीज हो गया। मुंबई में एजुकेशन वाला इंस्टीट्यूट है CIFE सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज एजुकेशन। कोच्चि केरला में टेक्नोलॉजी वाला इंस्टीट्यूट है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ फिशरीज टेक्नोलॉजी। जेनेटिक रिसोर्सेज है लखनऊ में, और इनलैंड है वेस्ट बंगाल में। चलिए आगे आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पर। सॉरक्रॉट इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट मेड फ्रॉम। सो सॉरक्रॉट एक फर्मेंटेड बीवरेज है जो इनमें से किस से बनाई जाती है, ये है। सो पहले आपको आंसर ही बता देता हूं। सॉरक्रॉट जो है ये बनाया जाता है कैबेज से। कैबेज से बनता है सॉरक्रॉट, और कैबेज से ही एक और फर्मेंटेड बीवरेज या फर्मेंटेड प्रोडक्ट बनता है जिसको बोलते हैं गुंडरुक। सो कैबेज को फर्मेंट करके बन गया आपका सॉरक्रॉट और गुंडरुक। और ऐसे ही एक होता है सिंकी।
सिंकी इज अ फर्मेंटेड प्रोडक्ट ऑफ, सिंकी जो होता है ये रेडिस से बनता है। सो मूली को फर्मेंट करके जो बनता है वो है सिंकी। ऐसे होता है खलपी, खलपी जो है वो कुकुम्बर से बनता है, कुकुम्बर को फर्मेंट करके। और एक होता है कांजी, कांजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कांजी बनता है कैरेट से, कैरेट के फर्मेंटेशन से जो बनता है वो है कांजी। सो इस क्वेश्चन में हमने देख लिया सॉरक्रॉट और गुनरुक, ये दोनों फर्मेंटेड बीवरेज हैं कैबेज के। सिंकी बनता है रेडिस से, खलपी बनता है कुकुम्बर्स, और कांजी बनता है कैरेट के फर्मेंटेशन से। आगे बढ़ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे। विच ऑफ द कंट्री हैज हाईएस्ट टोटल ग्रीन हाउस एमिशंस, इनमें से किस कंट्री जो है, कौन सा कंट्री है जो सबसे ज्यादा ग्रीन हाउस एमिशन करता है। सो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अभी नहीं बता रहा हूं, इस क्वेश्चन का मैं चाहता हूं इसका आंसर आप नीचे कमेंट में आंसर करें, और अगले वीडियो में हम इसका आंसर इन डिटेल डिस्कस करेंगे। अगला वीडियो शुरू करने से पहले हम पहला यह क्वेश्चन लेंगे, इसका आंसर इन डिटेल डिस्कस करेंगे, और देन आगे के क्वेश्चंस पर जाएंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आपसे बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ में, जिसमें हम और 8 से 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, और अब ऐसे वीडियोस बहुत सारे आते रहेंगे। सो ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल तो हो सकते हैं एएफओ क्लियर करने में, लेकिन अगर आपको अपना सिलेक्शन इंश्योर करना ही करना है तो आप कोर्स के लिए जा सकते हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, बहुत जल्दी मिलेंगे एक और वीडियो के साथ।